नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश हो गया है। गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता पर फोकस रहा, ज्ञान पर पूरा फोकस रहा। बड़ी बात है, MSME, रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा इसमें दिया गया। महंगाई 4% लाने का लक्ष्य इस बजट में है। कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। किसान, युवा का भी पर खास फोकस इस बजट में किया गया है। मोदी 3.0 का पहला बजट, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। विकसित भारत की रूपरेखा पर आधारित ये बजट रहा। सभी योजनाओं, सरकार के कामकाज और युवा, किसान, महिला, रोजगार पर खास फोकस इस बजट में देखने को मिला। बजट की बड़ी बातें अब आपको बता दें। बजट में सभी के लिए योजनाएं, 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पैकेज बढ़ाने पर फोकस। कृषि में उत्पादकता बढ़ाना पहली प्राथमिकता रहेगी सरकार की। किसानों के लिए 1 करोड़ 25 लाख, कृषि क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 52 लाख, उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 2 करोड़ 66 लाख। MSME के लिए सेल्फ गारंटी लोन, छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट लोन दिया जाएगा। मुद्रा लोन की सीमा भी बढ़ा दी गई है। 10 लाख की जगह अब 20 लाख का लोन मिल पाएगा। PM आवास योजना के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 3 हाईवे को मंजूरी मिली है। बड़ा फोकस बिहार, आंध्र प्रदेश पर इस बजट में देखा गया। बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए। EPFO के तहत युवाओं को नौकरियों में लाभ मिलेगा। जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है उन्हें 15,000 3 किश्तों में दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ का बजट। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 1 साल के इंटर्नशिप यानी कि इंटर्नशिप प्रोग्राम, रोजगार पर फोकस। 5,000 रुपए वेतन भत्ता देने की भी बात इस बजट में कही गई है। 6,000 रुपए राशि। 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। सरकार ये इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज इस बजट में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जिनको आर्थिक मदद सरकार देने वाली है। बजट में प्रावधान किया गया। पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि। पर्यटन में नए अवसर और रोजगार पैदा किए जाएंगे। मुफ्त बिजली के लिए सोलर पैनल बनाए जाएंगे। सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। 3 करोड़ युवाओं को DBT से फायदा मिलेगा। FDI के लिए कानून आसान होगा। GST से आमजन पर टैक्स कम। भूमि सुधार के लिए राज्यों को लोन दिया जाएगा। NPS वात्सल्य योजना शुरू होगी। इसी के साथ सस्ते होंगे लिथियम बैटरी, सोने चांदी, गहने, इंपोर्टेड ज्वेलरी, बैटरी, मोबाइल चार्जर, कैंसर की दवा, इन सब पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। चमड़े से बने सामान, सोलर पैनल के दाम नहीं बढ़ेंगे। कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल के चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर प्लेट्स, लेदर और सी फूड्स, ये सस्ता किया है। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स स्लैब में किया गया है, यानी कि 3 लाख तक कोई कर नहीं, कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 से ज्यादा 30%।
ये टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया। इसी के साथ ये माना जा रहा है कि ज्ञान पर पूरा फोकस इस बजट में किया गया। 3 लाख तक कोई कर नहीं देना होगा। कई बड़े बदलाव इसमें देखे गए। रोटी कपड़ा मकान से अलग स्वास्थ्य एजुकेशन के लिए भी इस बजट में खास फोकस, कृषि के क्षेत्र में खास फोकस किया गया है। रोजगार के लिए, युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रही है सरकार। इंटर्नशिप देने के साथ साथ 5,000 तक भत्ता भी दिया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 1 साल के इंटर्नशिप का ये सरकार का प्रोग्राम है। तो मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट हमारे सामने है। कई तरह के बदलाव, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे चर्चा का विषय होगा ये नया टैक्स स्लैब जो बदलाव किया गया है। इसमें 3 लाख तक कोई कर नहीं देना होगा। बजट में सभी के लिए योजनाएं, 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पैकेज बढ़ाने पर फोकस। न्यू टैक्स रिजिम में 7,75,000 तक इनकम टैक्स फ्री होगा। और आंध्र प्रदेश, बिहार यानी कि एनडीए सहयोगी नीतीश नायडू के प्रदेश स्टेट्स को बड़ा पैकेज मिला है। 57 और 15,000 करोड़ का पैकेज इस बजट में दिया गया है। तो 1 घंटे 23 मिनट का ये बजट भाषण रहा निर्मला सीतारमण का। बजट की बड़ी बातों पर अगर फोकस किया जाए तो कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, चार्जर, बिजली की तार, एक्सरे मशीन, सोलर प्लेट्स, लेदर, सी फूड। कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इन पर मोबाइल और चार्जर पर 15% हुई कस्टम ड्यूटी। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% की गई है। इंपोर्टेड ज्वेलरी पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। सैलरीज के लिए नई टैक्स रिजीम में 7,75,000 तक इनकम टैक्स फ्री। तो 17,500 का फायदा। ठीक है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से भोपाल से डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ गए। वहीं रायपुर से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोपाल समंतो जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप दोनों से। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, सबसे पहले आपसे। मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट था। ये माना जा रहा है कि हर सेक्टर पर फोकस या पूरा फोकस ज्ञान पर देखने को मिला है बजट में। देखिए प्रशिता जी, निश्चित रूप से जब हम 2014 में सरकार में आए थे तब भारत को कहा जाता 5 फ्रेजिल इकोनॉमी, और उससे बढ़कर आज हम जो है फ्रेजिल से बढ़कर डेवलप्ड की तरफ बढ़ चुके हैं। निश्चित रूप से इस बजट में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम नागरिकों की, किसानों की, विद्यार्थियों की, निश्चित रूप से उन सभी को पूरा करने का प्रयास किया गया है। आप देखेंगे जॉब क्रिएशंस में जो हमने पहले कार्य करे थे उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। मुफ्त जो घर का निर्माण है निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाया गया है। हेल्थ सेक्टर्स में जहां जरूरत थी उसको आगे बढ़ाया गया है। जो डेली नीड्स की आवश्यकताओं की चीजें थी जिस पर सरकार ध्यान दे सकती थी, निश्चित रूप से उस ओर ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा समावेशी बजट है निश्चित रूप से जिससे समाज के हर पहलू को और हर वर्ग को फायदा होगा। गोपाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? गोपाल समंतो कौन? जी प्रशिता जी, आवाज आ रही है आपकी। जी गोपाल जी, एक प्रतिक्रिया आपसे बजट पर। ये बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है और ये दोबारा ये साबित करता है कि सबका साथ और सबका विकास, इसी मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, 2014 का जो कांग्रेस सरकार का लास्ट बजट था वो लगभग 31 लाख करोड़ रुपए का बजट था, और आज ये जो बजट है
उससे दुगना बजट है, दुगने से भी ज्यादा। ये 80 लाख 81 लाख करोड़ का बजट है। ये अपने आप में दिखाता है कि 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कैसी प्रगति की है, कैसी उत्तरोत्तर तरक्की की है, और किस तरह से भारत का इकोनॉमिक मॉडल जो है ये पूरे विश्व में छा रहा है, और कैसे अगले आने वाले 5 साल में हम विश्व के तीसरी या चौथी नंबर की इकोनॉमी बनेंगे और बनकर रहेंगे। ये मोदी जी की तीसरी सरकार ने ये पहले दिन ही ये साबित करने में पूरे के पूरे सक्सेस को पाया है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, क्या बदलाव अब आएंगे? ये फोकस आपका रहा, बड़े बदलाव ज्यादा चर्चा का विषय रहेगा। टैक्स स्लैब में जो बड़ा बदलाव किया गया, 3 लाख तक कोई कर नहीं दिया जाएगा। ये तमाम चीजें अगर देखें, सरकार की तमाम योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई है। बिजली हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। क्या बदलाव आएंगे? विकास की आप बात करें, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं भारत में। देखिए, रोजगार को लेकर हमने पूर्व में कई सारे डाटा प्रसारित करे थे, जिसको लेकर एक मतभेद उत्पन्न किया गया था जॉब्स क्रिएशन पे। निश्चित रूप से जॉब क्रिएशन, एमएसएमई की अगर बात करेंगे तो 2014 के पश्चात एमएसएमई क्रिएशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका सरकार ने निभाई, क्योंकि कई सारे प्रोस्पेक्ट थे जिसपे कार्य करने की आवश्यकता थी, कुछ कठोर नियम लाने की आवश्यकता थी। 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर हुए और 11 करोड़ रोजगार सिर्फ एमएसएमई सेक्टर्स में आए। एमएसएमई को लेके जो पेमेंट कंडीशंस को लेके, लायबिलिटीज को लेके जो चेंजेस करने थे, पहले उन चेंजेस को करा, उसके बाद इस परिस्थिति में आए। दूसरा, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जहां हमने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रबल संभावना है जॉब्स क्रिएशंस की, उस और विशेष ध्यान दिया गया। तीसरा, लगभग 1 करोड़ जॉब इंटर्नशिप के माध्यम से जो है कंपनीज को टारगेट किया गया। 5,000 कंपनी, लगभग 500 कंपनीज, वो जॉब क्रिएशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दूसरा, जो किसानों के लिए हमने पूर्व में किया गया था, हमने एमएसपी बढ़ाने का कार्य किया गया था, सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया था, किसान बजट को 3 गुना करने का कार्य किया था, उसी ओर सरकार कार्यरत है। दूसरा, आम गरीबों के लिए जो निवास की स्थिति थी, निश्चित रूप से उसको और वृहत किया गया है। जो डेली नीड्स की आवश्यकताएं होती है, उसमें जहां संशोधन कर सकते थे, उन संशोधन के साथ में आगे बढ़ रहे। दूसरा, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स था, उन दोनों टैक्सेस में जो है महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के निर्णयों से मिलेगी। जिस तरह से आप अगर पहले टैक्स की बात करेंगे तो 7 लाख से दायरा उसको बढ़ा दिया गया है। 87A का फायदा जरूर मिलता है 3 लाख के ऊपर अगले 5 लाख में। तो निश्चित रूप से ये फायदा मिडिल क्लास फैमिलीज को भी मिलेगा और अपर क्लास फैमिलीज की तरफ जो डाइवर्ट हो रहे हैं उनको भी मिलेगा। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स में जो छूट का दायरा है, उसको लेके अगर संचय की स्थिति, तो 87A पूर्व से लागू है, अभी और लागू रहेगा। दूसरा, जो इंटरेस्ट रेट्स थे कई सारे स्कीम पे, उन इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ाने का कार्य कराए। कुल मिला के अगर माना जाएगा तो सभी सेक्टर्स पर प्रबल संभावनाएं थी। जहां जहां पर हम लोग कर सकते थे, निश्चित रूप से उसको कराएं और उसका फायदा आने वाले समय में दिखेगा। ठीक है, हमारे साथ अजय गंगवानी भी जुड़ गए हैं रायपुर स्टूडियो से, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका। प्रतिक्रिया बजट पर आपकी अजय जी, कैसे देखते हैं आप? फोकस किया गया ज्ञान पर, युवा, रोजगार, महिला, सब चीजों पर। देखिए पिछले दिन किसी भी सरकार का जो बजट है वो एक आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो आने वाले वित्तीय वर्ष में वर्तमान सरकार देश की महिला के लिए, देश के युवा के लिए, देश के किसान के लिए, नौकरी पेशा के लिए, व्यापारी के लिए या आम आदमी के लिए आने वाले 1 वर्ष में क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, किस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जाएगा, किस प्रकार से आम आदमी के जेब में पैसे डालने का प्रयास किया जाएगा ताकि आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जा सके। आज हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि पिछले दिन महंगाई चरम पे है, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, आर्थिक असमानता चरम पे है, देश पे जो ऋण है वो 55 लाख करोड़ से बढ़ के 161 लाख करोड़, मतलब आप 10 सालों में देश पर ऋण 3 गुना कर देते हैं। देश की जनसंख्या पिछले दिन 137 करोड़, हर आदमी के ऊपर 1,17,000 रुपए का ऋण। आज कुल जो सरकार की इनकम है उसका 28% हिस्सा जो है वो ऋण के रूप में आता है और सबसे बड़ा जो खर्चा है निश्चित जी 20% हम ऋण के ब्याज के रूप में चुका रहे हैं। आज भुखमरी इंडेक्स में भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे। तो महत्वपूर्ण यह है कि अभी तक का जो बजट मैंने सुना है, आज जो बढ़ती महंगाई है या बढ़ती बेरोजगारी है या बढ़ती आर्थिक असमानता है, उससे निपटने का कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात सबसे चर्चा करना चाह रहा हूं, लगातार जितने भी सी एसोसिएशन है, आर्थिक विशेषज्ञ हैं या जो आर्थिक जो समर्थक हैं, वो लगातार 5 बातों को प्रमुख बिंदु उठा रहे हैं।
83% देश की आम जनता ये चाहती है कि जो आयकर की लिमिट 2.5 लाख थी 2014-15 से अब 2024 लगभग 10 साल हो गए, महंगाई दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आयकर की लिमिट में 1 रुपए की वृद्धि नहीं की जा रही है। आखिर 83% जनता की बात का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? पेट्रोल डीजल पर 36 लाख करोड़ रुपए केंद्र की मोदी सरकार आम जनता की जेब से डकैती डालती है, लेकिन क्यों पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में न लेकर उसको छूट क्यों नहीं प्रदान की जा रही है? क्यों पेट्रोल डीजल के रूप में 1 रुपए की कमी नहीं की जा रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात, सेक्शन 80C, कोई भी व्यक्ति अगर LIC, प्रोविडेंट फंड, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, मात्र 1.5 लाख रुपए की छूट मिल रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, तो इस 1.5 लाख के लिमिट को 2.5 लाख से 3 लाख रुपए क्यों नहीं किया जा रहा है? आज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है उसको क्यों 1 लाख रुपए नहीं किया जा रहा है? जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है पिछता जी, 1 लाख रुपए की छूट है, उसको लगातार जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं उसको बढ़ा के 2 लाख किया जाना चाहिए। और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात, आज हर व्यक्ति चाहता है मेरा स्वयं का घर हो, मैं अपना मकान बनाऊं। आज कहीं ना कहीं मकान बनाना सबसे महंगा हो चुका है। जो होम लोन पर जो ब्याज की लिमिट है, जो 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, लगातार सारे एसोसिएशन आर्थिक विश्लेषक इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इसको बढ़ा के 3 लाख रुपए किया जाए, लेकिन अभी तक का जो बजट मैंने पिछले सुना है, इन 5 बातों में किसी प्रकार से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो क्या महंगाई किस प्रकार कम की जाएगी? गोपाल सुमंतो जिसे इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी का कहना है कि मोदी सरकार जो बैसाखी की सरकार चला रही है, आप बिहार को 41,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। भैया मैं छत्तीसगढ़ का आम नागरिक हूं, हमारे छत्तीसगढ़ की क्या घोषणा है? क्या कोई पैकेज देंगे? आप डबल इंजन की सरकार का दावा करके यहाँ सरकार बनाते हैं। अभी तक क्या कोई छत्तीसगढ़ की घोषणा हुई? कोई पैकेज की बात हुई? क्या कोई प्रेम व्यास जी कहना चाह रहे, जवाब देना चाह रहे प्रेम व्यास जी। ठीक है, कोई भी ऐसा कदम नहीं दिख रहा है जिससे छत्तीसगढ़ के किसान को, देश के किसान को, देश की महिला को, युवा को सीधा फायदा पहुंचे। चलिए ठीक है, प्रेम व्यास जी से प्रतिक्रिया, फिर गोपाल जी उसे संबल प्रदान हो सके। ठीक है अजय जी, रुक जाए 1 मिनट। प्रेम व्यास जी देखिए, अगर महंगाई की बात करेंगे तो यूपीए के 10 साल की महंगाई दर 2 डिजिट्स में थी और ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट में। अभी जो है महंगाई दर 5% से अंदर है, जो आरबीआई का डाटा है 4 से 6% का। पूर्ण रूप से मिलाकर देख लीजिए, और 11 महीने में महंगाई दर 2% थी और अभी 7% है। ये कहाँ की महंगाई की बात करते हैं? इन्होंने कहा कर्ज की बात। 2009 में जीडीपी का जो है 20.7% कर्ज था, और उसके बाद में 2024 में जीडीपी का 18.7% कर्ज है। मतलब हम कर्ज की अदायगी भी टाइम पर कर रहे हैं, भरपूर विकास भी कर रहे हैं। अगर हम आईटी बना रहे हैं, आईएम बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, 37 किलोमीटर सड़क पर डे बना रहे हैं, इन सबको करने के बाद भरपूर विकास के पश्चात भी कर्ज दर जो है वो आपकी सरकार से कम है। और दूसरा जो मेरे डाटा बताया वो देख लीजिए, जब आप सरकार छोड़कर गए थे 2014 में, तो एनपीए था वो लगभग 16% था, और हमारे इसमें एमपीए 7% है। बताइए विकास आपके इसमें हुआ था कि हमारे इसमें हुआ था? जो कृषि की जो डेवलपमेंट हुआ था वो लगभग अभी 18.3% है, जो जर्मनी, चाइना, अमेरिका, जापान, इनसे ज्यादा है कृषि दर हमारा। और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि कृषि में कोई कार्य नहीं हुआ। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को धत्ता बताते हुए कांग्रेस ने उसको जो है बैंक में रखने का कार्य करा था। हम 16 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। दूसरा, गेहूं की बात करिए आप, गेहूं पे जो है लगभग 56% की एमएसपी बढ़ी पिछले 10 वर्षों में। सोयाबीन जो वृहद रूप से होता है और जो सब जगह यूज में आता है, उसकी एमएसपी 79% बढ़ी है। किस तरह की बात करते हैं? ठीक है, पवन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव, बहुत स्वागत है आपका। गोपाल जी से प्रतिक्रिया इस पर, उसके बाद पवन जी का रुख करूंगी। गोपाल जी, मैं फिगर बताता हूं, 8,433 मकान बनाने का काम करती है एक बजट में। 13-14 के बजट में इनका 8,433 मकान ये बनाए। अब सोचिए पूरे देश मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता बीच में क्यों कूद रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल गोपाल जी था। नहीं अजय जी ठीक है, मुझे पता है, मैंने किससे पूछा। ये जब तक बीच में बात करते रहेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, कांग्रेस किसी की बात सुनती नहीं। आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? नहीं, बीच में नहीं कूद रहे। गोपाल जी से ही गोपाल जी से ही मुझे प्रतिक्रिया लेना। आप 3 करोड़ मकान बना। अजय जी 1 मिनट रुक जाइए। गोपाल जी से ही मेरा सवाल था, प्रतिक्रिया थी, उसके बाद में पवन जी का रुख करूंगी। गोपाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये फैक्ट बता रहा था कि 8,433 मकानों को बनाने का बजट में इन्होंने प्रावधान किया था 13-14 में, और हम 3 करोड़ मकानों को बनाने का प्रावधान कर रहे हैं 24-25 के बजट में। अरे इनके और हमारे बीच में करोड़ों का फर्क है, करोड़ों का। इनको गरीबों के बीच काम करने की ना आदत थी, ना
उनकी मंशा थी ना नियत थी। इनको ये भूल गए हैं कि इनके बजट में ये बजट के प्रावधान किस पर रखते थे। ये अभी बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी तब भी भरपूर बजट मिला था। 18 लाख आवास मिले थे। कहां बने वो आवास? वो तो उन्होंने जेब में भरने का काम किया था। 300 करोड़। देखिए बीच में बात करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, बीच में नहीं मत करिए ना, चुप हो जाइए। इनको ये आपकी बात सुनी गई थी ना। डिबेट में मर्यादा रखनी चाहिए। ठीक है 300 करोड़ का बजट मिला था इनको एनआरएलएम में, तो उस पूरे के पूरे बजट को इन्होंने रीपा में वेस्ट कर दिया। और रीपा में वेस्ट करने के बाद आज 1 साल बाद रीपा पूरा का पूरा पैरालिसिस की कंडीशन में पड़ा हुआ है। एक रीपा से 1 लाख रुपए तक कभी प्रोडक्शन इनके पास नहीं हुआ है। ये बात करेंगे, हमको बताएंगे कि बजट कैसे बनाना है। अरे इनके बजट के समय तो स्लैब भी 3 ही टाइप के होते थे, टैक्स स्लैब। ये अगर शायद भूल गए हो तो दोबारा इन्हें याद करना चाहिए। आज छात्र लोन, एजुकेशन लोन 7.5% पे मिलता था इनके राज में। हमने प्लान किया कि 3% में एजुकेशन लोन देना है। ये सारे चीजों को भूल चुके हैं क्योंकि इनकी सरकार बहुत दिन पहले जा चुकी है। दोबारा इनको जनता मौका नहीं दे रही है। ये सारे के सारे बातों को भूल चुके हैं, मतलब इनकी मांग बची हुई है। ठीक है पवन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जोश खरोश तो बड़ा देखने को मिल रहा है। बजट जो पेश किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आदरणीय प्रवक्ता जी कि हमने इतना लोन देने का प्रावधान रखा, इतने % युवाओं को लोन देने का प्रावधान रखा है, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए मोदी जी एकदम प्रतिबद्ध है, हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो आपके चुनावी जो जुमले हैं वो तो बड़े फिट होते हैं जुमलों के हिसाब से, लेकिन हम कहते हैं हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है। चलिए, आप कितने आसानी से लोन मिल जाता है। किसान आपकी प्रायोरिटी, मैं तो जब से देख रहा हूं भाजपा की सरकार आई, किसानों को बढ़ाना ही प्रायोरिटी है, लेकिन 750 किसानों को शहीद कर दिया आपने। ये जो 2 तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती, दिखाने के लिए कुछ, एक्चुअल में कुछ। बेरोजगारी का आप कहते हैं कि पहले आप ही की सरकार में बोला था ना, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का बजट किया था। 450 रुपए में सिलेंडर देने का कितने लोगों को बजट किया? यहाँ 3000 लाडली बहनों को कितने लोगों को मिल रहे थे? बजट के प्रावधान और हकीकत से काफी सारी बातें इतर है। ये आंकड़ों की बाजीगरी में इनको महारत हासिल भाजपा को। बस वो आंकड़े दिखा देंगे हम कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो किसानों का जीवन यहाँ पर क्यों नहीं सुधर रहा है? किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? किसान को कर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? और जितने किसान, कहीं के भी किसानों को देख लीजिए। मैं तो हमेशा डिबेट में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर दम है तो मैं इनके दोनों प्रवक्ताओं को बोलते हैं कि एक नए तरह का प्रयोग करिए। चलिए अपन चलते हैं सड़क में, खाक छानते हैं, देखते हैं क्या हकीकत क्या है। तो ठीक है, जो बजट आया है उसमें जो बड़ी बातें की गई है, किसानों के लिए 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर किया गया है 3 लाख करोड़ का, उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियां देने के प्रावधान किया गया है। तो ये ठीक है, इसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, देखिए, प्रावधान किया गया है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि इतने का प्रावधान किया है, लेकिन दिक्कत यही है कि वो प्रावधान सिर्फ दिखाने के लिए रहता है, वो प्रावधान सिर्फ बजट के लिए रहता है, वो प्रावधान सिर्फ पेपरों में विज्ञापन देने के लिए, हकीकत में वो नहीं उतर पाता है। हम ये कहते हैं अगर हकीकत में उतर रहा होता तो आज कहां स्थित रहती। अभी मैंने बहुत सारा बजट को नहीं देखा, इतना जो रफली देखा है कि रेलवे के लिए बड़ा, अब उसमें सुधार करेंगे कि भाई जो सिग्नल्स वगैरह कुछ मैंने हाईलाइट कहीं पे देखा है। हमने कहा जब आपने बुलेट ट्रेन की बात की थी मोदी जी ने, तब उसको सुधार करने की बात नहीं हुई थी। बुलेट ट्रेन कहां गायब हो गई? स्मार्ट सिटी कहां गायब हो गई? तो ये भारतीय जनता पार्टी, हम तो कहते हैं कि बजट पेश करते समय बताएं भी ना कि पिछली बार हमने ही किया कुछ नहीं कर पाया इसलिए आगे कर रहे हैं। तो ये हमेशा कर देंगे कि इतनी नई पटरियों का निर्माण होगा। अब कब तक होगा भैया? 1945 तक, जितने का समय सीमा दे दी कि उसमें डेवलपमेंट होगा। पहले 2 साल 4 साल की बात करते थे, अब सीधे सीधे 20 25 साल की आगे की बात कर रहे हैं। तो जो बजट दिखने में लग रहा है कि हम इस पर्टिकुलर इस क्षेत्र के लिए या इस सेगमेंट के लिए या युवाओं के लिए हम इतने का प्रावधान कर रहे हैं, वो प्रावधान सचमुच ग्राउंड लेवल पे नहीं उतर पाता है। ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी बोल रहे महंगाई कम नहीं, पूरा त्राहिमाम मची महंगाई की, लेकिन भाजपा के लोग पता नहीं कौन सा चश्मा लगाएंगे, उनको महंगाई दिखती नहीं है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कर करके झूठों की सरकार आ गई और महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन बोलते जा रहे महंगाई कम हो गई। ये कौन से आंकड़े हैं, कौन सी सर्वे एजेंसियां हैं जो निकालती है इस टाइप से कि महंगाई? हमको लगता है वही एजेंसी है जिसने 400 पार का निकाला था समीकरण, वही एजेंसी निकालती है कि महंगाई का इनका, लेकिन हकीकत में महंगाई कम नहीं। हम चल के बताते हैं, पेट्रोल का रेट क्या है हम बताते हैं, डीजल का रेट क्या है हम बताते हैं, खाने के तेल का रेट क्या है हम बताते हैं, देखे दाल चावल सबका रेट बढ़ा हुआ है, फिर भी महंगाई कम है, फिर भी महंगाई कम है। अभी बोलने वाले भाजपा की सरकार है, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेम व्यास जी ये बोल रहे हैं पेट्रोल का रेट 2004 में पेट्रोल 33 रुपए 71 पैसे था, 2014 में 73 रुपए। कितना बढ़ाया कांग्रेस ने? मेरे मित्र जरा कैलकुलेट कर दे, और अभी 97 98 रुपए 100 रुपए समझ लें। कितना बढ़ाया कांग्रेस ने डीजल के रेट? 2004 में 21.74 रुपए,
उसके बाद 2014 में 55 रुपए, दुगने से भी ज्यादा। कितना बढ़ाया कांग्रेस ने, लेकिन महंगाई नहीं थी। नॉन सब्सिडी वाली एलपीजी गैस 1241 रुपए 2012-13 के मध्य में, क्योंकि जो 95 का एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका था। और अभी गैस क्या भाव है जरा पता कर ले, लोगों के घर जाएं और पूछे गैस पूर्व में 2012 में क्या भाव मिल रही थी, अभी क्या भाव मिल रही है। सब्सिडी वाली एलपीजी की गैस क्या भाव मिल रही है, उज्ज्वला का लाभ कितने महिला ले रही है ना, 450 रुपए सिलेंडर दे रहे हो आप, 450 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं क्या? कितने लोगों को दे रहे हैं 450 रुपए सिलेंडर? राहुल जी की पोस्टों का फॉरवर्ड करना, इससे पता नहीं चलता है। चलिए अब आटा का भाव बात कर लेते हैं। हमने तो आपको पहले ही बोला कि चलिए ग्राम पंचायत पे चलिए, आप डेट डिसाइड करिए किस दिन चलना है। उज्ज्वला में सिलेंडर कितने सिलेंडर दोबारा रिपीट करा रहे हैं, कितने लोग नहीं करा रहे। चलिए हम तो आपको पहले ही बोले थे कि ज्वाइंट सर्वे करते। चलिए आप लोग सुनना भूल गए हैं, शहजादे के चक्कर में आप लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। सुनने का आदत ध्यान रखिए, सुनने का आदत डालिए। अरे शब्दों की आदत नहीं डाल रही, बहुत कुछ सुन लिया, जनता ने सुन लिया, अब जवाब देने की बात आएगी। सुन लिया वो चैनल पे शहजादा का नाम मैंने बोला था, तो मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं जोड़ा था, इन्होंने खुद जोड़ लिया। इसीलिए मैंने 400 सीट का दावा करने वाले लोग 240। चलिए ठीक है अजय जी, ठीक है, शांत हो जाइए, एक एक करके ले लेते हैं। अब एक एक करके सुन लेते हैं। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है अजय जी, और इससे माना जा रहा है कि राहत मिलेगी जनता को। अजय जी पिछले दिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी। देखिए मैं 6 से 7 बिंदु महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे भाजपा के 2 प्रवक्ता बैठे हैं, लगातार दावे कर रहे हैं। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दे दूं, सीएजी की रिपोर्ट आई है 4 जनवरी 2024 को। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि पिछले साल के जो बजट था उसमें जो 15 विभाग थे उसमें कुल बजट का मात्र 17.8% मतलब खर्चा किया गया। 82% राशि एज इट इज मेंटेन नहीं। तो बजट में राशि का आवंटन करना और जनहित को आवंटन राशि चलिए ठीक है अजय जी दोबारा संपर्क करेंगे। पवन जी आप देखिए ठीक है, हाँ ठीक है, रुक जाए अजय जी, दोबारा संपर्क करेंगे। इस बजट का एक चीज देखिए कि अभी जो हमें समझ आया, अभी एक रिपोर्ट थी कि भुखमरी के पायदान में हम बढ़ते जा रहे हैं, ये इनका अचीवमेंट है। अभी क्या था कि मुफ्त अनाज योजना हम 1 साल के लिए फिर से देते रहेंगे, मतलब उनका ये टेक्निकल इशू आ रहा है कुछ वॉइस में, उसको ठीक कर लीजिए। पवन जी अपनी बात पूरी की। मैं ये कह रहा हूं कि मुफ्त अनाज योजना जो 1 साल के लिए चलती है, मतलब उनके जीवन यापन को हम सुधारेंगे नहीं। ये युवाओं के लिए कितने गंभीर है। तीसरी बात, रुपए का मूल्य त्रासी के पर, यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि देश का रुपए का मूल्य जितना गिरता है केंद्र की शाखा उतनी भ्रष्ट होती है। क्या मेरे भाजपा के प्रवक्ता स्वीकार करेंगे कि केंद्र की शाखा भ्रष्ट है? चौथी बात, भुखमरी इंडेक्स में आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे। क्या यह देश का विकास है? आज 27 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देते हैं, क्या देश का विकास है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए लोन राइट ऑफ कर देते हैं। ये वही 16 लाख करोड़ है जिससे किसानों का 25 साल का कर्ज माफ हो सकता है, 25 साल का मनरेगा का पैसा दिया जा सकता है। लेकिन इनकी प्राथमिकताओं में देश का किसान, देश का आम आदमी नहीं है, इनके पूंजीपति मित्र। आज विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग देश का 18,000 करोड़ रुपए खा के भाग जाते हैं और केंद्र सरकार बैठ के तमाशा देखती है। तो ये दिखता है कि इनकी प्राथमिकताओं में क्या है। आज बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड टूटता है। खुद संसद में स्वीकार करती है केंद्र की मोदी सरकार कि 30 लाख पद खाली है, लेकिन कोई रोजगार सृजन का नहीं है। इस बार के बजट में न महिला के लिए कुछ है, न देश के युवा के लिए कुछ है, न किसान के लिए कुछ है, महिला विकास के लिए नौकरी पेशा के लिए कुछ है। तो ये जो आंकड़ों की बाजीगरी युवाओं के लिए करना, देश की आम जनता को उम्मीदें थी, आकांक्षाएं महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान, इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये भी देखना होगा ना, एकदम नकार नहीं सकते ना। पूरे देश की जनता समझ रही है, कुछ भी नहीं गोपाल जी का दिख रहा है। में पाकिस्तान का पोजीशन 125वां है, भारत का पोजीशन। ये झूठ मत बोलिए, मैं जो भी आंकड़े दे रहा हूँ पूरी, मैं झूठ देख के पिछले की आपकी जिम्मेदारी है करके आने बोलिए। बहुत सारे चलिए आप दोनों शांत हो जाइए, रुक जाइए। पवन जी कुछ भी नहीं है, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है आप रुक जाइए, दोनों शांत हो जाइए। 1 मिनट अजय जी, गोपाल जी को कर दिया आपका, रुक जाइए आप पैदा होता है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। ठीक है पिछले ठीक है 1 मिनट रुक जाइए, हो गया सबको समय दिया जाएगा। अजय जी, गोपाल जी, पवन जी
देखिए, तथ्य के मामले में तो पूरे तथ्य आप ही लोग के पास है, एजेंसियां आपके पास है, तथ्य हम लोग के पास तो कुछ नहीं। हम लोग तो जो खाक छानते हैं रोड में, जो आम आदमी से हमें डाटा मिलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्रेम व्यास जी बोले, उनके पहले हमने बोला कि ज्वाइंट सर्वे करते हैं, चलिए अपन देख लेते हैं। अब ये गैस का ये इतने महारती हाल हासिल इनको, अब आंकड़ों का पता नहीं कहां बोल रहे। गैस सिलेंडर भरवाते भरवाते आदमी का दम निकला जा रहा है, फिर भी वो बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर में कम। मैं बता दूं, उज्ज्वला वाले जिनके यहाँ जाओ वो सिलेंडर खाली रखे, उसके ऊपर टीवी रखे, शोपीस बना हुआ, लेकिन बोल रहे कि गैस का रेट कम नहीं है, गैस का रेट में महंगाई कहीं बढ़ी नहीं है। अरे 450 प्रेम जी 450 रुपए में कितने लोगों को सिलेंडर दे रहे हो? बता दो लिस्ट एक, कितने लोगों को सिलेंडर दे रहे हो? 450। अब आप कैसे चुनावी भाषण के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे, मेरे को बताने दीजिए। आपको 250 गीगावाट बिजली पैदा करते थे 2014 में, 195 गीगावाट बिजली जाएगा। एक एक करके सुन लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। अजय गोपाल जी बोलिए। झूठ लिख के भी लेके आते हैं, झूठ पढ़ के जाके गोपाल जी, जब झूठ बात नहीं करने देंगे तो हम इनको बात नहीं करने देंगे। झूठ बोलने का पेटेंट भाजपा ने कहा था, अपने बोलते समय भी ये बोलते जा रहे हैं। पूछ लीजिए। गोपाल जी को टाइम दे दीजिए। सब्सिडी वाली पवन जी बोले तो लगातार डिस्टर्ब नहीं करें की बात झूठ बोली, चावल की बात झूठ बोली, पेट्रोल झूठ बोला, डीजल झूठ बोला, सिद्ध कर दीजिए। और नहीं तो क्षमा याचना करिए। ठीक है गोपाल जी। देखिए, मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो ये किसानों की बात करते हैं। किसानों को सबसे महत्वपूर्ण होता है बिजली। 2014 में इनका बिजली प्रोडक्शन बहुत कम था, 250 गीगावाट था। आज मोदी जी की सरकार में 195 गीगावाट खाली सोलर बिजली पैदा होता है, 441 गीगावाट थर्मल बिजली पैदा होता है। आप सोच के देखिए, इनसे 3 गुना बिजली पैदा हो रहा है। ये पवन जी मेरे को लगता है कि शायद देखे नहीं है, मध्य प्रदेश में घूमे भी नहीं है। अरे इनको अगर लोगों ने खारिज किया है, इनको 29 में से 29 सीट अगर हराया है तो भाजपा के विकास के मॉडल के खातिर हराया है। अगर 29 में से 28 सीट हराया है 2019 में, तो भाजपा के विकास के मॉडल पर अग्रसर मध्य प्रदेश ने इनको हराया है। अगर मध्य प्रदेश में लगातार 5 बार विधानसभा में भाजपा की सरकार बनती है तो इनके विकास के मॉडल पर बनती है, ना कि इनके खोखले दावों पर बनती है। बार बार ये झूठ परोसते हैं, मेरे बाजू में बैठकर झूठ परोस रहे हैं। 125वां रैंक है पाकिस्तान का इंडेक्स, नेशनल हंगर इंडेक्स में। पढ़ के भी नहीं आए हैं, देख के भी नहीं आए हैं। झूठ मत बोलिए, चैनल में विरोध करूंगा। चैनल में बैठ के झूठ बोलेंगे तो मैं विरोध करूंगा। नॉलेज अपडेट कर लीजिए, जिम्मेदारी से बात कीजिए चैनल पे। देखिए, ये भाजपा का क्षेत्र नहीं है तो इन्हीं को बात करवा लीजिए। ये चुनावी भाषण देने आए, पता नहीं 2 चुनाव हारने के बाद अभी भी चुनावी भाषण देने का इन उतरा नहीं है, और लगता है तीसरी बार हारने को ये तैयार है। ये चुनावी भाषण ठीक है, इनको जनता के बीच में जाके देना चाहिए, डिबेट में आके नहीं देना चाहिए। और झूठ का सैलाब लेके आए ये तो। चलिए ठीक है, रुक जाए पवन जी। देखिए गोपाल जी, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मैंने 3 बार पूरे मध्य प्रदेश की खाक छानी यात्रा निकाली ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप मेरे बारे में आप एक ये पता कर लीजिएगा। और दूसरा मैं बोल रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, चलिए किसानों को, मैं तो आप उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? अगर आप में दम है तो चलिए हम करते हैं, किसानों से पूछते हैं कि कितने लोगों के जीवन सुनिए गोपाल जी आप नाराज हो रहे थे, कोई बोल रहा था तो अभी आप शांत रहिए। है तो आप चलने के लिए तैयार, आप चलने को तैयार है। आप भाषण आप यहां से दे रहे हो। नंबर 1 के झूठे प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी ने झूठ नहीं बोला है तो बताइए, 2 करोड़ रोजगार दिया आपने? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला था, कितने रोजगार दिए? अभी चुप रहिए, पहले मेरी बात सुनिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात, झूठ के सहारे पे आप कौन सी तुर्रम खानी कर दी आपने कि आपकी सरकार बन गई? आप सिर्फ मैनेजमेंट और मैनिपुलेटिंग से सरकार बनाते हो। मध्य प्रदेश में की बात करते हो, कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सदन में एक्सेप्ट किए। 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के साथी को दिया। आप बिजली की बात करते हो, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कमलनाथ ने आम जनता को दिया। और भाजपा की सरकार ने वो बिजली के बढ़े हुए बिल वसूल करने के लिए किसान के ऊपर केस लगा रही है। आप ही की सरकार में 750 किसान मर गए, उसके बाद जब 29 बार शर्म नहीं आती। बिजली की बात हो रही है,
प्रावधान सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। सोलर पैनल सस्ते कर दिए गए। पवन जी इस पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। बिजली दें, मैं उसका स्वागत करता हूँ, ये दी जाएगी। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। हम गे पे हमें विश्वास नहीं है। ये जो गे बोलते हैं, हम कहते हैं चल बोले ना, जिस दिन हो जाएगा सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा कि मैं स्वागत करूंगा। लेकिन हो ना, अभी तक का जो भाजपा का इतिहास है, ये सिर्फ वादे इनके चुनावी जुमले साबित होते हैं। 15 लाख आ रहा था, 100 दिन में काला धन आ रहा था। चलिए वो बहुत पुराने कई चुनाव हो गए उसके बाद। ठीक है प्रेम व्यासी। देखिए, खटाखट हिमाचल में दे दिया, खटाखट 400 कर्नाटका में दे दिया, खटाखट बिजली के रेट्स बढ़ा। अरे आप सुन लीजिए ना, आप यही समस्या है कि आप सिर्फ सांसद सत्र, फिर आपको बाहर निकाल देते तो आप बार बार बोलेंगे आपको निकाल देंगे तो आप जो है काला कानून और विरोध और ये सब दर्ज कराएंगे। सुन लीजिए, अब आपने कहा बेरोजगारी का डाटा, मैं आपको सिर्फ डाटा कोट कर रहा हूँ। डाटा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नहीं बनता है। IMF जहां पर आपके मनमोहन सिंह साहब कार्य करके आए हैं, उसके बाद में RBI डाटा देती है, उसके बाद मोडीज डाटा देता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डाटा आते हैं। वो डाटा आप भी प्रचारित करते थे और भारतीय जनता पार्टी भी प्रचारित कर रही। दूसरी बात है, आपने कहा हेल्थ जॉब्स की बात में, EPFO डाटा के बारे में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पटल पर खड़े होकर कहा है 27 करोड़ लोग EPFO में रजिस्टर हुए। अगर गलत जानकारी थी तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर आए कांग्रेस? क्योंकि जानकारी सही थी। बता दीजिए, आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हो तो आपने कहा वो झूठ है। 27 करोड़ EPFO खाते, मतलब 16 करोड़ रोजगारों का सर्जन हुआ है। इसीलिए मैंने कहा है यहाँ बैठ के कुछ नहीं होगा, संसद में जाकर आपको अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना था, क्योंकि पटल पर खड़े होकर दिया गया प्रबोधन है वो। दूसरी बात है, 10 LFPR का डाटा अभी रिसेंट आया है, 57.9% रोजगार सर्जन हुआ है। WPR का डाटा आया है 56% के आसपास का। EPFO का मैंने आपको कोट कर दिया है। 2014 में 5 करोड़, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ करते थे और 51 करोड़ जो है इंपोर्ट हुआ करते थे। आज 33 करोड़ हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 5 करोड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, परचेसिंग पावर पैराडाइज में, डिफेंस को आपने बर्बाद कर दिया था, क्योंकि आपने जो स्कीम्स लेकर आए थे वो स्कीम्स के तहत 3 से ज्यादा 4000 बाहर की कंपनियों को आपने आयात के लिए प्रेरित करा था। उसके बाद 15 सेक्टर्स में प्ली स्कीम्स लेके आए। उस प्ली स्कीम्स का फायदा ये हुआ कि खिलौनों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, UPI में आज हम आगे बढ़े। आज हम डिफेंस में 22,000 करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। यह भारत ने विकास करा है। आपने कहा कि 2014 में जो है रुपए की बात करिए, आपने रुपया गिरा है। 2014 में आप बताएं कितना रुपया गिरा था? 33% रुपया गिरा था। तब प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया था। और अभी कई देश रुपए में डील कर रहे हैं। ये होती है विदेश नीति। दूसरा, रशिया को लेकर जो विदेश नीति हमने अर्जित करी थी, उसके तहत रशिया अभी फ्लोटिंग वाटर हमको परमाणु संयंत्र बनाने दे रहा है। परमाणु संयंत्र बनाने के पश्चात आज परिस्थिति में आएंगे कि आसपास के राज्यों को जो अछूत है वहां भी बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है सामूहिक रूप से गणना अगर करेंगे तो निश्चित रूप से। चलिए ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा अर्थशास्त्री जुड़ गए। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। ठीक है, चर्चा एक बार देवेंद्र जी से समझ लेते हैं जो तमाम बजट में प्रावधान किए गए हैं, बदलाव किए गए। सबसे ज्यादा चर्चा देवेंद्र जी टैक्स स्लैब को लेकर हो रही है। समझना चाहेंगे आपसे कि क्या था और क्या बदलाव अब होगा। देखिए, सरकार ने पूरी कोशिश की है किसी को नाराज ना करें, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते बजट का मैं सही दर्पण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। देखिए, विकसित भारत 2046 हमारे पास लक्ष्य है, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। हमारे पास यूथ पावर है, 60% देश का यूथ है, जिसके पास वर्क है, जिसके पास कैपेसिटी है, जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है ना। हमारा देश बहुत बड़ा एक मार्केट है, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट आज भारत है, लेकिन इस मार्केट की आवश्यकता भारत को अपने लिए करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि विदेशी इंडस्ट्रीज भारत का पैसा लेके विदेश में चले जाए। 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ दिए, मैं इसका स्वागत करता हूं कि आज 19% वुमेन अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। इसको हमको 45% करना पड़ेगा, तभी ये बहुत अच्छा होगा। हर एजुकेशन के लिए आपने 10 लाख का लोन देने की बात की, किसको देने की बात की? कहीं टैक्स सेविंग के लिए काम में नहीं तो नहीं आएगा।
2023 में 13 लाख युवा भारत के बाहर एजुकेशन के लिए गए हैं। केवल ये एजुकेशन के लिए नहीं गए हैं, इसे देश का पैसा लेके बाहर गए हैं। क्यों हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि विदेश के लोग हमारे भारत के अंदर आके पढ़ें। 5 साल में आपने 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की बात की, बहुत अच्छी बात है कि उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मदद मिलेगी। लेकिन भारत के विश्वविद्यालय के अंदर 60% आज पद खाली है। मध्य प्रदेश के अंदर एक विश्वविद्यालय में 160 पद रिक्त हैं। 30 पद में केवल सहायक प्राध्यापक काम कर रहे हैं, उसमें अतिथि शिक्षक हैं। ऐसी स्थिति में एजुकेशन की क्या हालत होगी? मध्य प्रदेश के अंदर 4000 सहायक प्राध्यापक के पद खाली है, 500 प्रिंसिपल के पद खाली हैं। एजुकेशन इज द बेस ऑफ डेवलपमेंट, रिसर्च इज द बेस ऑफ डेवलपमेंट, इनोवेशन इज द बेस ऑफ डेवलपमेंट। 1 लाख करोड़ से आप केवल रिसर्च करना चाहेंगे क्या? कहां करेंगे? देखिए, कृषि की सॉइल टेस्टिंग के लिए आज आपको ग्राम पंचायत स्तर पर लैब बनाना चाहिए। किसान को यह नहीं पता कि मेरी जमीन पे कौन सी अच्छी फसल लग सकती है, पानी की टेस्टिंग होनी चाहिए। ग्राम पंचायत आंगनवाड़ी केंद्र में आईटी, आज भी आईटी और लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसको शहर की ओर जाना पड़ता है। क्यों नहीं ग्राम पंचायत में आपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखा? एमएसएमई की आपने 100 करोड़ रुपए दिया है, लेकिन विदेशी निवेश के नाम पे जो बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जो छोटे छोटे उद्योग को खत्म कर रही हैं, इसकी सुरक्षा क्या क्या होगा? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आ रहे पूरे देश में रिक्त है। यूजीसी एक लेटर भेजता है कि आप नियुक्तियां निकालिए। 10 साल में अगर नियुक्ति नहीं निकलती तो ऐसे यूजीसी को खत्म कर देना चाहिए। रूरल बैंकिंग, 20 से 25 ग्राम पंचायत में एक बैंक, उसमें एक मैनेजर है, एक बाबू, एक चपरासी है। कैसे उसमें काम हो पाएगा? ग्रामीण में मनरेगा बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन काम करने का काम मनरेगा ने किया है, लेकिन आज उनकी मजदूरी 240 रुपए है। उस शहर में मजदूर की मजदूरी 400 से 500 रुपए है। इसको आपने 300 से 350 क्यों नहीं किया? सरकार का वित्तीय घाटा, इस पे आपकी क्या प्लानिंग है? सरकार के बजट का 30% हम ब्याज में देते हैं, इस पे आपकी क्या प्लानिंग है? आपने जो, देखिए, भारत के अंदर पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उस पैसे को आप मार्केट में तो लगाइए। रियल एस्टेट में आपने जो जीएसटी बढ़ा दी है, जो आपका रजिस्ट्री होती है उसके दाम बढ़ा दिए हैं, तो रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। सरकार को रियल एस्टेट के एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। केवल रियल एस्टेट में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, सीमेंट उद्योग को बढ़ावा मिलता है, लोहे उद्योग को बढ़ावा मिलता है। आप देखिए, भोपाल के अंदर एक नया भोपाल डेवलप हुआ है, लेकिन आज वो स्तर हो चुका है। इसको बढ़ाने के लिए कोई भी काम नहीं है। रूरल मार्केट हमारे देश के अंदर, अभी हमारे एक मित्र बात कर रहे थे, आज $1 = 83.66 रुपीज हो चुका है। हमारा आयात और निर्यात का डिफरेंस 20% है, और जब तक ये आप कम नहीं करेंगे तो विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसको आप कैसे कम करेंगे? कृषि आधारित उद्योग आपने बढ़ाने की बात नहीं की है। कृषि का प्रोडक्शन, एक समय आता है कि मटर 80 रुपए किलो बिकता है जबलपुर के पाटन का, और एक समय आता है 5 रुपए किलो बिकता है। उसको अपने मटर को खेत में सड़ाना पड़ता है। आपने प्रोसेसिंग यूनिट की बात नहीं की है, तो इस तरफ आपको बात करनी पड़ेगी। आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं की, आपने मैन्युफैक्चर में और काम करने की बात की थी। ग्रामीण विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ का प्रावधान, कुछ नहीं होता है, क्या होगा? रिसर्च कुछ नहीं होता है। देखिए, हमको सबसे, कोई भी विकसित देश है वो एजुकेशन पे काम करता है, रिसर्च पे काम करता है, इनोवेशन पे काम करता है। भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। ये समझना पड़ेगा। आप एजुकेशन की आज क्या स्थिति हम देख रहे हैं। एजुकेशन का आपका 4 गुना बजट करना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, और जो है वो एकेडमिक का काम कर रहे हैं। अरे कहां से आपका रिसर्च बढ़ेगा बताइए? कितने नए रिसर्च इंस्टीट्यूट आप खोल रहे हैं, कितने रिसर्च लैब आप एग्रीकल्चर के लिए खोल रहे हैं। आईसीएसआर के पास पैसा नहीं है, यूजीसी के पास रिसर्च का पैसा नहीं है। टूरिज्म उद्योग, भारत का ज्यादा पैसा टूरिज्म के माध्यम से विदेश जा रहा है। आपने ऐसी टूरिज्म की नीति नहीं बनाई कि हमारा भारत का टूरिज्म कैसे विकसित हो। मैक्सिमम रोजगार टूरिज्म के सेक्टर में आपने इसके लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, ये बजट गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। मैं इसको मानता हूं कि उन्होंने सबकी ओर ध्यान दिया है, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते विकसित भारत अगर आपको 2047 बनाना है तो महिला वर्क फोर्स को आपको योग्य बनाना पड़ेगा, एजुकेशन उनको देनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बताता हूं एक डाटा, रोजगार की स्थिति।
45% कृषि क्षेत्र आज भी रोजगार देता है, लेकिन कृषि आधारित उद्योग कहाँ है? आपने रूरल मार्केट कहाँ लाया है? अगर आप रूरल मार्केट ले आएंगे, देखिए सबसे अच्छा अगर भारत में काम हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हुआ है। विश्व की सबसे अच्छी रोड आज नितिन गडकरी जी ने बना के दी है। मुझे तो लगता है आज उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दे देना चाहिए। सबसे अच्छा केवल भारत ने कहा नहीं, विश्व का सबसे अच्छा अगर कोई मिनिस्टर है, प्लानिंग देखिए, कोई अड़चन नहीं आती वन विभाग से बात करने में। कितनी अच्छी आपने डेवलपमेंट किया है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आप देखिए तेजी से विकास इस ओर हो रहा है। तो 45% कृषि के क्षेत्र में रोजगार मिलता है। अगर आप कृषि आधारित उद्योग लाएंगे तो कृषि प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम कभी विश्व में सबसे बड़े जो मसाले के निर्यातक थे, आज हमारी क्या स्थिति हो गई है? हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, विश्व के मार्केट में भेजना पड़ेगा। 11.4% कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयमेंट है, ये 25% तक बढ़ सकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कृषि आधारित उद्योग बढ़ाने की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं एक चीज छोटी सी बात बताना, सरकार हर काम अपने ऊपर नहीं ले। सरकार को समाज को साथ लाना पड़ेगा, उद्योग को साथ लाना पड़ेगा, इकोनॉमिस्टों को साथ लाना पड़ेगा। दुर्भाग्य इस देश का काम है कि सरकार चाहती मैं ही सब कुछ कर लूं। आप एक टीम बनाइए। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 5 साल से प्लांटेशन हो रहा है, क्या कोई नीति, मॉनिटरिंग नीति बनी है क्या कि दूसरे दिन प्लांट की क्या स्थिति थी, 1 साल में प्लांट की क्या स्थिति थी? नहीं बनी। हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक नहीं है। योजना आयोग को आप नीति आयोग बना दीजिए, लेकिन क्या काम कर रहा है? क्या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर नीति आयोग है? मध्य प्रदेश का नीति आयोग का तो पता ही नहीं है, गुड गवर्नेंस की बात ही नहीं है। आप तहसील में जाके काम करवा के दिखा दीजिए, आप कलेक्टेड में काम करवा के दिखा दीजिए। तो गुड गवर्नेंस लानी पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन पे काम करना पड़ेगा। भारत विकसित भारत 2047 होगा, पूरा विश्व ये बोल रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत का यूथ पावर बढ़ रहा है, भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन 2050 में हमारी 60% की ज्यादा आयु की 33% होने वाला है। 2050 2060 के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, इस ओर भी चलिए ठीक है, जवाब ले लेती है गोपाल जी। तो सब बातें मतलब ग्रामीण स्तर पर विकास, स्किल डेवलपमेंट, युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन, बहुत सारी चीजें जिन पर काम होना चाहिए। प्रतीक्षा जी, देवेंद्र जी जो बोल रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और मैं समझता हूं कि कोई भी काम 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल में नहीं होता। 65 साल से जो पूरे के पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रखे थे, पूरे के पूरे सिस्टम को चरमरा गई थी पूरी सिस्टम, उस पे काम होने का काम तो हो रहा है। 12.1 किलोमीटर का रास्ता बनता था 2014 तक, आज 3 गुना, मतलब 3 गुना उसका काम सिर्फ 10 साल में बढ़ा है। 34 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन रास्ता बनने लगा, और वो भी एक्सप्रेसवे। 28 एक्सप्रेसवे पे काम शुरू हुआ पिछले 10 साल में। नए शिपयार्ड बन रहे हैं पिछले 10 साल में। आप जो देवेंद्र जी बोल रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 180% का बढ़त है। सीमेंट इंडस्ट्री, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री, चाहे वो बेसिक रियल एस्टेट में काम आने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें 180% का ग्रोथ है। अब ये जो ग्रोथ है ये साल दर साल होंगे। 10 साल में हमारी सरकार बनी है, 10 साल में जितना ग्रोथ संभव था, हम 8वें नंबर की इकोनॉमी थी, वहां से 5वें नंबर की इकोनॉमी बने। ये जो 3 पायदान हैं, ये 3 पायदान छोटे नहीं होते। जब हम विश्व स्तर की बात करते हैं, हम कोई जिलों की बात नहीं कर रहे, हम विश्व स्तर की बात कर रहे हैं। हमने जर्मनी को पीछे किया, हमने फ्रांस को पीछे किया एक समय के लिए इस 10 सालों में। तो अगर हमने इतने तेजी से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के काम किया है, निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा। मैं देवेंद्र जी को एक चीज, छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैं जब 2003 में भोपाल जाता था तो होटल वाले पहले बोल देते थे कि भैया जितना जल्दी नहाना है नहा लो, क्योंकि 9 बजे के बाद 3 बजे तक बिजली नहीं आएगी। आज वही भोपाल में चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखता है, नए पुल बन गए हैं, उसका रंग रोगन भी हो रहा है, और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिकली ब्यूटिफिकेशन होता है। ये वही भोपाल है जहां 8 घंटे की बिजली कटौती होती थी। देवेंद्र जी, मुझे ये बताने में थोड़ी सी अच्छा महसूस हो रहा है, थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि 20 साल के सरकार में कहां पहुंचे हैं। चलिए ठीक है, 20 साल आप सोचिए कि भारत आज विश्व में नंबर 1 सोलर
देखिए पिछले जी यहाँ वरिष्ठ अर्थशास्त्री जी ने बहुत अच्छी बातें रखी। मैं 4 से 5 बिंदु जो हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात अर्थशास्त्री जी ने कही कि रियल एस्टेट जो है सबसे प्रमुख सेक्टर है जो लोगों को रोजगार देता है। जिस प्रकार से रजिस्ट्री के रेट में वृद्धि की जा रही है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जा रही है, रियल एस्टेट में लगातार रोजगार कम हो रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रशिता जी 45% रोजगार आज कृषि के क्षेत्र में आते हैं। क्या कृषि से संबंधित कोई उद्योग की घोषणा की गई? क्या इन्वेस्टमेंट की बात की गई? आज मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बहुत सारी बातें कह रहे थे, तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं। एनएसओ जो आंकड़ा दे रहा है देश के किसान की आय है 27 रुपए प्रतिदिन और देश के पूंजीपति मित्र की आय है 1600 करोड़ प्रतिदिन। तो क्या किसानों को फायदा पहुंचाने की बात है? आप किसान सम्मान निधि की घोषणा करते हैं, शुरू में आप 13.5 करोड़ किसानों को दे रहे हैं, वर्तमान के आंकड़े हैं 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ लोगों को, मतलब 10 करोड़ किसानों को आपने किसान सम्मान निधि देना बंद कर दिया। क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हुई? क्या आपने एमएसपी की गारंटी की बात की थी कि किसानों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जाएगा? क्या दिया? 750 किसान बेचारे परिवार बिखर गए। आज के बजट में क्या एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं आप लोग? दूसरा देश, भारत देश पूरे विश्व का इकलौता देश है जो कृषि उपकरणों पर 28% जीएसटी वसूल कर रहा है। तो क्या इस प्रकार से किसान को फायदा होगा? जो एमएसएमई सेक्टर है प्रीशिता जी, जो 11 करोड़ रोजगार देता है, ठीक है, रुक जाए, समय की कमी है। आखिरी प्रतिक्रिया सभी से लेनी है मुझे। प्रेम व्यास जी, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कह दूं, ठीक है अजय जी, रुक जाइए, आप हो गया, ठीक है। पिछले बार प्रेम व्यास जी 40,000 करोड़ थी जिसको घटा के आपने कर दिया 1,05,000। पिछले एक महत्वपूर्ण बात आखिरी का 10 सेकंड ले रहा हूं, जो खाद सब्सिडी है, उद्योग, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, ठीक है, कहना चाह रहे, जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है। एक प्रतिक्रिया मुझे सभी से लेनी, रुक जाइए अजय जी, आप प्रेम व्यास जी जल्दी से। कृषि का ही जवाब दे देता हूँ। कितना हास्यास्पद है, 27 रुपया पर डे, 6,000 रुपए जो है केंद्र से आ रहे हैं और 6,000 रुपए राज्य दे रही, 12,000 रुपए हर महीने हर साल किसानों के खातों में आ रहा है, लेकिन ये कह रहे 27 रुपए। उस हिसाब से पता नहीं भैया ये कहाँ से ये जो आंकड़े लेकर आने का कार्य करते हैं। दूसरा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू। नहीं, अभी शांत हो जाइए अजय जी, अभी शांत हो जाइए। एक बार गूगल पे चेक कर लीजिए कि कितने किसानों को दे रहे हैं। किस कृषि उपकरण पे जीएसटी लगते हैं इनसे पूछ लीजिए। 28% जीएसटी नहीं है। ठीक है, अभी समय नहीं है, हो गया, ठीक है अजय जी रुक जाइए, आप बोलने नहीं देते। झूठ बोलिए, चुनौती दे रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए। मुझे पवन जी से आखिरी प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए, चर्चा को समाप्त करूंगी मैं। ठीक है, रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए, ठीक है। देखिए 27 रुपए जो किसान की आमदनी का मैंने पूरे पेपर में पढ़ा, पूरी एजेंसियों का निकला, लेकिन प्रेम व्यास जी झुटले से मुकार रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। हर चीज को आप झूठ से एकदम मुकार देते हो कि आप जो बोलो वही सही। आप चुप रहिए थोड़ा सा, आप जो बोलो वही सही है। अभी आदरणीय देवेंद्र जी जो आप बोल रहे थे युवाओं का हमारा युवा पावर है, तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए कर रही है, पेपर लीक कर रही है। अब इस पेपर लीक जैसी घटना से क्या हालत बन रही है हमारे देश की, कैसे विदेश के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आ जाएंगे? युवाओं के लिए यही अच्छा काम कर रहे हैं कि पेपर लीक कर देंगे, मध्य प्रदेश में घोटाला करा देंगे। चलिए ठीक है, चर्चा को समाप्त करने का समय हो गया है। ठीक है, ये बजट मोदी सरकार का पहला बजट था। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माना जा रहा है कि इस बजट में सभी सेक्टर पर फोकस किया गया, हर एक पर फोकस किया गया, लेकिन देखना होगा जो तमाम बड़े बदलाव किए गए हैं इनसे क्या प्रभावित आगे होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।